काला पानी के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे, जिसे सेलुलर जेल भी कहा गया है। यह जेल हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों के बीच एक रात के बुरे सपने जैसा था। यहाँ आने का मतलब था कि आपके जीवन के चांस लगभग 0 हो जाते थे। यहाँ के कैदियों के लिए मौत अच्छी चीज होती थी, क्योंकि यहाँ की यातनाएं आपको जीते जी नरक का अनुभव करा देती थी। उस समय के लोगों का कहना था कि मौत आ जाए पर काला पानी की सजा ना आए। आज के लोगों में भी तो यही कहावत बहुत ज्यादा फेमस है कि जब कहीं पर हम नजदीक जाते हैं तो कहते हैं कि यहीं तो जा रहा हूँ, कोई समय थोड़ा ही ना काला पानी जा रहा हूँ। तो ये जेल इतनी कुख्यात कैसे बनी, तो चलिए जानते हैं। बस आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहना। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का हम सब के यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। ये बात है सन 1857 की क्रांति की, जब पूरा अखंड भारत अंग्रेजों के खिलाफ अपनी गुलामी की बेड़ियां तोड़कर खड़ा हो गया था। उस समय हिंदुस्तान ने अपनी धर्म जात पात की सभी खाइयां मिटा दी थी और सबका सपना एक ही था कि भारत देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया जाए। हालांकि बड़े ब्रूटल तरीके से हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के घाट उतारा गया। इस रिबेलियन को बड़े बुरे तरीके से कुचल दिया गया। इस रिबेलियन में हमने भी लगभग 6000 प्लस अंग्रेजी सैनिकों को मारा और इससे भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा सबसे पहले वीर स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर ने दी थी। अगर वो इस स्वतंत्रता संग्राम पर ना लिखते तो इस स्वतंत्रता संग्राम को आप आज के समय में अंग्रेजों के प्रोस्पेक्टस से देख रहे होते, यानी उन सब क्रांतिकारियों को ट्रेटर और आतंकवादियों की दृष्टि से आज भारत देखता। यानी इस चीज पर बहस छुड़ी होती कि वे आतंकवादी थे या नहीं थे, लेकिन थैंक्स टू विनायक दामोदर सावरकर जी को। 1857 बगावत नहीं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अंग्रेजों को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद आभास हो गया था कि इंडिया में रहना काफी खतरनाक है। इन जैसे और क्रांतिकारी हिंदुस्तान में पैदा न हो सके, इसके लिए काफी खतरनाक जेल बनवानी पड़ेगी। फिर 1858 में वाइपर आइलैंड पर जेल बनाई, जो कि एक ओपन जेल थी। यहाँ के कैदियों का काम था कि रोज आइलैंड पर ब्रिटिश ऑफिसर के लिए चर्च, आलीशान घर, सैनिकों के लिए बैरक बनाना, मतलब इन अंडमान निकोबार के जंगली इलाकों में एक छोटा सा इंग्लैंड बसाना, जहां पर जीवन भी 572 द्वीपों में से केवल 38 पर ही संभव है। वहां पर इनके लिए लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध कराना इन कैदियों का मेन काम था। वाइपर आइलैंड पर बहुत ज्यादा संख्या कैदियों की हो चुकी थी, इसलिए एक नई जेल की जरूरत थी और यहाँ पर जो सजाएं थी वो भी इतनी कठोर नहीं होती थी। और एक जेल बनानी थी स्वतंत्रता सेनानियों की, जहां जिस जेल को देखकर उनकी रूह कांप जाए। इसलिए एक स्पेशल जेल बनाने की सोची गई, जो कि साउथ अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर के पास बनाई गई। तो अगस्त 1889 में चार्ल्स जेम्स लैल, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे और इंडिया के न्यू होम सेक्रेटरी भी थे, और साथ में सर्जन मेजर एफ्रेड स्वैन लिथरब्रिज ने एक प्रस्ताव रखा था यहाँ हमें जेल बनानी है। कहाँ पर? साउथ अंडमान पर। तो फिर क्या था, 1896 में वाइपर आइलैंड के कैदियों को यहाँ लगा दिया गया काम पर। यानी ये लोग खुद अपने लिए नरक को तैयार करने में लगभग 10 साल के लिए लग गए। 1996 में इसका काम पूरा हो गया। लगभग 600 कैदियों ने मिलकर इसका काम पूरा किया। इसका डिजाइन जेरेमी बेंथम की पैनोप्टिकन थ्योरी से लिया गया था, जिसमें प्रोजेक्ट के बीच में वॉच टावर बना दिया जाता था और उसके ऊपर एक घंटी लगा दी जाती थी। यानी खतरे के टाइम पर ये घंटी बजानी होती थी, जिससे सभी गार्ड अलर्ट हो जाते थे। और फिर साइकिल में जैसे रिम होते हैं वैसे ही 7 बिल्डिंग बनाई जाती थी, प्रत्येक 3 माले की होती थी। हर एक माले पर रात में एक सिपाही रहता था, जिसकी शिफ्ट 3 घंटे की थी। यानी एक माले पर 4 सिपाही की ड्यूटी लगती थी। 4 को 3 माले से गुना करें तो एक बिल्डिंग में 12 सिपाही होते थे, और 12 सिपाही को 7 बिल्डिंग से गुना करें तो 84 होता था। यानी 84 सिपाहियों का पहरा रात को होता था। इसमें सिंगल सेल होती थी, यानी एक कैदी के लिए एक सेल। इसमें टोटल 693 सेल थी, जो कि 13 फीट गुणा 7 फीट की होती थी। ऊंचाई पर 8 फीट का एक छेद था, जहां से सूर्य की रोशनी आती थी। वॉच टावर ऐसे डिजाइन किया गया था कि एक व्यक्ति ही सभी जगह पर नजर रख सकता था। ये जेल समुद्र के बीचों बीच बनाई गई थी, यानी कैदी के भागने का कोई मतलब नहीं होता था। अगर भागेगा तो इस समुद्र में डूबकर मर जाएगा। और जेल की जो साइड वाली दीवारें थी वो काफी छोटी बनाई गई थी, जिससे अगर कैदी वार्ड की कई बार नजरों से बचकर अगर भाग भी जाए तो वो समुद्र में डूबकर मर जाएगा। हिंदू परंपरा के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति अपने मेन लैंड को छोड़कर समुद्र में चला जाता है, यानी कहीं दूसरे स्थान पर चला जाता है पानी से होकर, तो उसका जो धर्म जाति वो उन सबसे
पराया हो जाता था, यानी समाज उसको उन सब चीजों से निष्कासित कर देता था। लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने इस चीज की भी परवाह नहीं की और काफी बुरे तरीके से अंग्रेजों को मारना जारी रखा, जिससे उनको सजा के रूप में काला पानी मिलता था। यहाँ की काल कोठरियों में केवल 2 मटके रखे होते थे, एक में पानी पीने के लिए जो आपको सारे दिन यूज करना है, और दूसरा होता था आपको स्टूल पास करने के लिए। अगर बाई चांस आपको रात में मलमूत्र की दाब लग जाए और आप वार्डन को कहोगे, तो वार्डन तो उस समय पे गेट खोलने वाला नहीं था और उसको परमिशन भी नहीं थी गेट खोलने की, क्योंकि एक माले में केवल एक ही वार्डन है। तो अगर आपको बाई चांस ऐसी दिक्कत होती है तो आपको अपने साइड में ही फ्रेश होना पड़ेगा, मलमूत्र वहीं पर त्याग करना पड़ेगा और उसी के पास सोना पड़ेगा। केवल आपके पास एक ही मटका है और उससे आप केवल अपने अंग को ही साफ करोगे और सुबह उठकर उसको साफ भी करना है। और इतना ही नहीं, आपने साफ तो किया ही किया, फिर आपको पनिशमेंट भी मिलेगी कि आपने रात में स्टूल पास किया क्यों। यहाँ पर आने वाले जो प्रिजनर थे ना, उनके टाइप डिसाइड थे। कई नॉर्मल प्रिजनर थे और एक पॉलिटिकल प्रिजनर थे। नॉर्मल प्रिजनर कौन थे? जिसने मर्डर कर दिया, आपसी गृह क्लेश हो गया, उस टाइप के प्रिजनर भी यहाँ पे आते थे। और फिर आते थे पॉलिटिकल प्रिजनर। पॉलिटिकल प्रिजनर भी जो स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए तो ये स्पेशल जेल बनाई गई थी, तो उसी में पॉलिटिकल प्रिजनर आते थे। और उसमें विदेशों से भी, आसपास के जैसे बर्मा हो गया, यहाँ से भी कैदी यहाँ पे लाए जाते थे। और सभी को एक 6 महीने का एकांतवास काटना पड़ता था। 6 महीने के एकांतवास में क्या होता था कि आपको किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाएगा, आपको आपका जो सेल है उसी में खाना आपको पहुंचा दिया जाएगा। और जो इन पर वार्डन लगाए गए थे वे पठान वार्डन लगाए गए थे, और वार्डन भी इन्हीं में से थे, मतलब जिनकी थोड़ी बहुत सजाएं बचती थी, क्योंकि इनकी जो सजा का पट्टा था वो इनके गल में ही गिरा दिया जाता था, जिसमें इनकी सजा लिखी होती थी और क्राइम भी लिखा होता था। बताया जाता है कि पठान वार्डन हिंदू कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, उन्हें तरह तरह के टॉर्चर झेलने पड़ते थे, उन्हें रोटी भी जब मिलती थी जब वे आयतें पढ़कर उन्हें सुनाते थे। हिंदू कैदियों को काफी अलग अलग तरह के लोभ लालच दिया जाता था कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए और आपको हम 2 रोटी एक्स्ट्रा दे देंगे, इस टाइप के वहां पर लालच हिंदू कैदियों को दिए जाते थे। एक पठान कैदी ने ही लॉर्ड मेयो को मारा था। अगर आप ये वाली स्टोरी सुनना चाहते हो तो इंतजार किस बात का, कमेंट बॉक्स में टाइप करो और नेक्स्ट वीडियो उसी पर आ जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि काला पानी में सजाएं किस प्रकार की थी। अरे रुके रुके, ये सजाएं नहीं है, ये वाली तो दिनचर्या। अगर ये पूरी न करने पर इनको सजा दी जाती थी। सबसे पहली सजा थी कोहलू का बैल। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद वाली स्टोरी तो पढ़ी होगी, लेकिन इसमें कोहलू तो था लेकिन बैल थे स्वतंत्रता संग्रामी। स्वतंत्रता सेनानियों को पूरे दिन में सूखे नारियल से 30 पाउंड तेल निकालना होता था, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल होता था। स्वतंत्रता सेनानियों का बस यही काम होता था पूरे दिन। और दूसरा जो टास्क होता था वो था नारियल का छिलका, यानी कि आपको पत्थर से मार मार कर जो नारियल के छिलका है उनका रे से अलग करना है, और टोटल आपको पूरे दिन में 2 पाउंड निकालना है। सावरकर जी अपनी किताब मेरा आजीवन कारावास में लिखते हैं, मेरा पहले ही दिन हाथ लहूलुहान हो गया था, छाले पड़ गए थे, पर मैं आधा पाउंड नहीं निकाल पाया था। यानी वो आधा पाउंड तेल भी नहीं निकाल पाए थे। अब इसका मतलब समझ गए थे ना आपकी कितना ब्रूटल तरीके से उनको सताया जा रहा था। अगर वे ये टास्क अपना पूरा नहीं कर पाते थे तो उन्हें एक फ्लोगिंग फ्रेम होता था कुछ इस टाइप का, आपके हाथ ऊपर बांध दिए जाते थे और टांग नीचे बांध दी जाती थी, और फिर आप पर कोड़े बरसाए जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो कोड़े बरसाए थे ना, उनसे कई बार तो उनका जो कैदी है ना, उनका मांस नीचे लटकने लग जाता था, इतने बुरे तरीके से पीटा जाता था। और फिर भी स्वतंत्रता सेनानी स्टिल चैंटिंग वंदे मातरम और वंदे मातरम। उन्होंने कभी इस शब्द को कहने में कोताही नहीं बरती, और फिर वहीं वार्डन ने भी उन्हें पीटने से कोताही नहीं बरती। और आप लोग जानते हैं ना कि वार्डन में कौन थे? वार्डन में थे ज्यादातर पठान लोग, और उन्हें धर्म के नाम पर उकसाया जाता था और वे हमें और बुरे तरीके से पीटते थे। अगर आपने किसी वार्डन की बात नहीं मानी या आपस में बातचीत करते दिखाई दिए तो आपको 7 दिन तक खड़े रखा जाता था और आपको बोरी पहनाई जाती थी। और वो अंडमान निकोबार का जो वातावरण है ना, वो काफी ह्यूमिडिटी वाला है और बोरी पहनने से वो और ज्यादा तकलीफ देता है। कहते हैं कि कई कैदियों ने तो इन सजाओं के डरते आत्महत्या तक भी कर ली थी और कईयों ने इन सजाओं के बीच में ही दम तोड़ दिया था। कैदियों के लिए बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं उपलब्ध कराई जाती थी, ना ही कोई टॉयलेट था, ना ही कुछ था। कई बार कहते हैं कि फ्लोगिंग फ्रेम पर जब कैदियों को लिटाया जाता था और उनको कोड़े मारे जाते थे तो कई बार तो उन्होंने पेशाब भी वहीं पर कर दिया और स्टूल पास भी वहीं पर हो गया। तो आप समझ सकते हो कि उस समय यूं ही नहीं मिली थी हमें आजादी। काफी संघर्षों के बाद और काफी युवा क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद ही हमें ये आजादी नसीब हुई है। तो इतना ही कहना है कि अपनी आजादी की रिस्पेक्ट किया करो और
वहां के कैदियों को समुद्र के पानी से नहाना पड़ता था, और उस इन्वायरमेंट में समुद्र के पानी से नहाना पड़ता, तो आप समझ रहे हो कि वो कितना इरिटेटिंग कर देने वाला टाइम रहा होगा। और जब आप थक हार कर रात को या विश्राम करने के लिए अपनी सेल में जाते हो, तो सेल भी इतनी मजबूत होती थी कि उनके लिए स्पेशल लाल ईंटें मंगाई गई थी बर्मा से, और सेल का डिजाइन कुछ इस प्रकार से बनाया गया था कि ताले की जरूरत ही ना पड़े। कहते कि ताला तो लगाया जाता था और उसकी चाबी भी अंदर ही फेंक दी जाती थी। नया नया जो स्वतंत्रता सेनानी आया था उसको तो लगता था कि अब मैं चाबी लेके और इसका जो ताला वो खोल के निकल जाऊंगा। तो वहां पर बोला जाता था कि चाबी को हाथ मत लगाना, सभी कैदी आपस में आवाज देते थे, क्योंकि आपके हाथ में चाबी आने पर तो आपको वो नींद भी नहीं आएगी जिसकी आपको अगले दिन सख्त जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका हाथ तो ताले तक पहुंचना ही नहीं, तो फिर क्या फायदा चाबी लेकर। नहीं, अब आप क्या सोच रहे कि यातना यहीं खत्म हो गई? नहीं, सबसे बड़ी यातना होती है खाने की। आप दिन में कितनी ही मेहनत कर लो और आपको पौष्टिक आहार मिल जाए तो आपका शरीर बनेगा, लेकिन आपको खाना अच्छा ना बने तो आपका जो शरीर है वो दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा और उसमें ताकत नहीं बचेगी और आपको मृत्यु के एक स्टेप और नजदीक ले जाएगी। सावरकर जी अपनी आजीवन कारावास किताब में लिखते हैं कि सब्जी जंगल की पत्तियां या टहनियों की बनी होती थी और उसमें नमक तो होता ही नहीं था, और उसके ऊपर कान खजूरे और सांप, जो कटा हुआ सांप का बाग था वो गिरा हुआ दिखाई देता था। तो एक तरह से हिंदुओं के लिए ये वैसे भी सेटबैक है, क्योंकि ज्यादातर हिंदू वेजिटेरियन होते हैं। दाल ऐसी होती थी जैसे बारिश का मटमैला पानी, और दाल का तो नामो निशान भी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता था, और उसके ऊपर से जो कीड़े तैर रहे हैं उसको आंख से देखकर पीना तो इम्पॉसिबल था। आंख और नाक दोनों को एक साथ बंद कर कर ही वो दाल पी जा सकती है। और रोटी ऐसी होती थी क्योंकि वहां पर इतनी दूर से अच्छा आटा भी नहीं आता था, तो कहते हैं कि रोटियां भी अच्छी नहीं थी और ना ही उन्हें अच्छी प्रकार से सेका जाता था, वे ज्यादातर कच्ची ही रहती थी। ज्यादातर कैदी तो ये खाना देखकर ही दम तोड़ देते थे या खाना छोड़ देते थे, या खाने पर भी उनको उल्टियां पड़ जाती थी, या समय से पहले ही उनका बलिदान हो जाता था। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज काफी बेरहम थे, वे साल में एक चिट्ठी पॉलिटिकल प्रिजनर को लिखने का मौका भी देते थे। यानी एक चिट्ठी आप साल में अपने घर वालों को लिख सकते थे, वो भी चिट्ठी ओपन चिट्ठी होती है, यानी कि उसे सब पढ़ सकते हैं जहां पर भी वो चिट्ठी जाएगी। और अगर आपने बीच में किसी से कोई भी मतलब वार्डन की या किसी की भी कोई जेल का नियम पालन नहीं किया ना, तो वो चिट्ठी भी आप नहीं भेज सकते, और वो जो आपने जेल का जो आपने कानून तोड़ा ना, वो आपके रिकॉर्ड में चढ़ाया जाएगा कि आपको इसके कारण चिट्ठी भेजने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ का जो जेलर था उसका नाम था रिचर्ड बेरी, जिसे काफी खूंखार बताया जाता था, वो काफी क्रूर था, लेकिन जो उसका बिहेवियर था वो काफी पोलाइट बताया जाता है। यानी हाथी के दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और होते हैं। कैदियों में डर का माहौल बना रहे इसलिए जेल की मेन दीवार पर ही पनिशमेंट देने वाले इक्विपमेंट और अलग अलग तरह की बेड़ियां टंगी हुई थी, जिससे कैदी यहां से भागने की सोचे ही ना। ऐसा नहीं है कि कैदियों ने कभी भागने की नहीं सोची, हालांकि काला पानी जेल से तो कोई नहीं भागा, किंतु 1868 में वाइपर आइलैंड में जब वो ओपन जेल थी ना, वहां से लगभग 238 कैदियों ने एक साथ भागने की कोशिश की, किंतु उनमें से आधे तो वो पानी में ही मारे गए, क्योंकि उस पानी को पार करना इम्पॉसिबल था। तो कुछ को पकड़ा गया और जिसमें से लाकर वाइपर आइलैंड पर लाकर 87 लोगों को फांसी दे दी गई थी। ये उस समय की सबसे बड़ी फांसी थी जो एक साथ दी गई थी। इसके बाद ना सेलुलर जेल से कोई भागा कैदी और ना यहाँ से कोई भागा। ऐसा नहीं है कि इस अन्याय के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। यहाँ लगभग 4 बड़ी हड़ताल की गई इस अन्याय के खिलाफ में, जिसमें से सबसे बड़ी जो हड़ताल थी वो 12 मई 1933 को भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त ने शुरू की थी। ये हड़ताल काफी दिनों तक चली। फिर बाद में क्या करते थे, जो भी हड़ताल होती थी ना, उसमें ये जो अंग्रेज थे वो फोर्स फीडिंग करते थे। फोर्स फीडिंग मतलब आपके एक जबरदस्ती आपके नाक या मुंह से पाइप आपके अंदर डालकर उसमें से आपको भोजन दिया जाता था। ऐसे ही एक दिन फोर्स फीडिंग के दौरान महावीर सिंह नाम का जो एक स्वतंत्रता सेनानी था उसको फोर्स फीड करा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, वो उसके फेफड़ों में चली गई। पेट में जाने के लाए वो नली फेफड़ों में चली गई और उसके जो फेफड़ों में दूध भर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई एट अ टाइम। फिर ऐसा ही सेम इंसिडेंट हुआ था मोहित मैत्रेय के साथ और मोहन किशोर रामदास। इन तीनों की जो हत्या थी वो फोर्स फीडिंग के कारण हुई थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे कैदियों का आना जाना लगा रहता था। मैंने एक वीडियो में बताया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि काला पानी के अंदर कितने क्रांतिकारी आए थे और किस किस जुर्म में वे इसके अंदर आए थे, उस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर इसमें बनाई तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जैसे पंडित राम रखा जो एक क्रांतिकारी थे, उनको जनेऊ नहीं पहनने दिया गया था, जिसके कारण उन्होंने भी
भूख हड़ताल रखी थी। फिर थे श्री पृथ्वी सिंह आजाद, जो कि 155 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे थे, जो वीर सावरकर के मनाने पर ही उन्होंने अपना जो भूख हड़ताल थी वो तोड़ी थी। साथ में उन्होंने मौन व्रत भी रखा था। फिर एक ऐसे एकमात्र क्रांतिकारी थे सचिंद्र नाथ सैनियाल, जो यहाँ पर 2 बार इस जेल में आए थे। इन्होंने 1915 में बनारस कॉन्स्पिरेसी केस किया था, जिसके चलते ये 1916 में यहाँ आए थे। और इन्होंने गदर पार्टी के भी ये एक मेंबर थे, और इन्होंने हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन संगठन बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। और जो बनारस कॉन्स्पिरेसी केस थी उसके बाद ये 1920 में छोड़ दिए गए थे, लेकिन फिर भी ये आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। और 1925 में जो काकोरी रेल लूटी गई थी, काकोरी कांड षड्यंत्र हुआ था, जिसमें राजेंद्र लिहाड़ी, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशनलाल को फांसी हुई थी, और इनको सचिंद्र नाथ सैनियाल को काला पानी की सजा हुई थी। फिर श्री उलास्कर दत्त ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको इस जेल में पागल कर दिया गया था। वो पागल ऐसे नहीं हुए थे, उनको खाने के लिए बहुत कम खाना दिया जाता है। वीर सावरकर अपनी आजीवन कारावास में बताते हैं कि उनको खाने के लिए बहुत कम खाना दिया जाता था, और उनको बिजली के करंट दिए गए, जिसके कारण वो पागल हो जाएं। और उनको 107 डिग्री जब उनको बुखार चढ़ा था, उस दौरान उनको खड़ा रखा गया था 7 दिन के लिए। वो 7 दिन वाली सजा उनको 107 डिग्री बुखार में दी गई थी। और ये पागल होने के बाद 12 साल तक पागल खाने में रहे थे। ऐसा फोर्सफुली भी किसी को पागल कर दिया जाता है, ये काला पानी से ही हमको पता चलता है। आपको बता दें कि नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में गणेश दामोदर सावरकर, जो कि वीर सावरकर के भाई थे, वे भी यहाँ पर काला पानी की सजा काटने आए थे। और वीर सावरकर बताते हैं कि मेरे को काला पानी में आने के बाद भी 2 साल बाद पता चला था कि मेरा भाई भी इसी जेल में बंद है। यहाँ पर हजारों क्रांतिकारियों का आना लगा रहता था। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में बता दी तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। तो अब बात करते हैं वीर सावरकर की। वीर सावरकर को यहाँ पर डबल सिक्योरिटी में रखा जाता था, यानी उनके जो सिक्योरिटी के 2 गेट होते थे, क्योंकि जब लंदन से इनको भारत लाया जा रहा था तो फ्रांस के बीच में वो जहाज से ही कूदकर फ्रांस में भाग गए थे। वीर सावरकर काफी बहुत बड़े राइटर थे, वे काफी कविताएं लिखते थे। कहते हैं कि यहाँ पर उन्हें 1000 से 2000 कविताएं जेल की दीवारों पर लिख दी थी, क्योंकि वहां पर चूने का प्लास्टर होता था, बांस की एक जालियां होती थी जिनके कांटे बहुत कठोर होते थे। तो वो उन कांटों से उनकी जो जेल की दीवार है उन पर लिखते थे, और कहते थे कि वो प्लास्टर नहीं हर एक साल में चेंज हो जाता था, चूने का जो प्लास्टर था। इसलिए उनको वे जो कविताएं जितनी उन्होंने लिखी ना, वो कंठस्थ भी करनी पड़ती थी, यानी उनको याद भी करना पड़ता था। इसलिए वीर सावरकर जी लिखते हैं कि मैं भूल भी बहुत गया और याद भी बहुत रहा, यानी उन्होंने लिखा भी बहुत और कंठस्थ भी किया, लेकिन भूल तो गए ही। वो जेल में ही रहकर उन्होंने महाकाव्य कमला भी लिखा, और यहाँ पर उनका सप्तऋषि भी यही लिखा गया था, जो इनके 2 काफी फेमस महाकाव्य हैं। फिर आता है समय 1938 का, जिस समय महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मिलकर इन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, और अंग्रेजों ने पॉलिटिकल प्रिजनर को यहाँ से शिफ्ट कर दिया, और जिसका पॉसिबल हो सकती थी उनकी सजाएं माफ कर दी थी, जिसमें काफी पॉलिटिकल प्रिजनर की घर वापसी हुई, जिसमें वीर सावरकर जी भी एक थे। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल कैदी तो बचे हुए थे, जो मर्डर करके आए थे वो कैदी अभी भी यहीं रहते थे। फिर समय का पहिया उल्टा घूमता है और समय आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जिसमें जापानीज सेना अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लेती है और अंग्रेजी सेना को यहाँ से भगा देती है। इस युद्ध में इस जो जेल के 2 बिल्डिंग को ध्वस्त कर देती है, यानी कि अब ये 7 बिल्डिंग थी, अब वे 5 रह गई थी। और कहते हैं ना, जो सजा अंग्रेज भारतीय क्रांतिकारियों को दे रहे थे, अब उन्हीं पर ये काला पानी की सजा लागू हो गई थी। लेकिन जापानीज ने उनको भी नहीं छोड़ा, जो कि यहाँ पर नॉर्मल क्राइम करके आए थे। उन्होंने कहा कि आप क्रिमिनल तो हो ही, आपको तो सजा मिलेगी। तो एक तरह से अंग्रेजों के लिए भी ये काला पानी काल बन गई, उनके लिए भी। और फिर 30 दिसंबर 1943 को आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के हाथों में वे सत्ता छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, और फिर जिम खाना में पहली बार सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत का झंडा फहराते हैं, जिसके कारण इन्हें कहा जाता है कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, क्योंकि अंडमान निकोबार अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हो गया था। इसलिए इनको स्वतंत्र भारत का कई बार कह दिया जाता है कि ये प्रथम भारत के प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्र भारत। फिर 1945 में जब जापान हार जाता है, उसके हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरते हैं, तो इस पर फिर से कब्जा अंग्रेजों का हो जाता है। और कहते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी 2 बिल्डिंग को और गिरवा दिया। और कई लोग बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू काला पानी को पूरे तरीके से मिटाना चाहते थे, लेकिन जो यहाँ पर क्रिमिनल के जो वंशज थे ना, उन्हीं को यहाँ पर बसा दिया गया था अंडमान निकोबार पर, क्योंकि यहाँ की आबादी ज्यादा नहीं थी। तो उन्होंने बीच में इंटरफेयर किया था और इस जो ध्वस्त का कार्य था उसको रुकवाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहकर। सुना वहाँ पे, और जो जिनके लोग थे उस जेल में, उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उनके जो पोते पड़पोते वगैरह, उन्होंने जाके फिर मुहिम लेके उसको रुकवाया था कि जेल को तोड़ो मत, नहीं तो जेल टूट रही थी, काला पानी इस धरती से गायब होने वाला था। तो 3 विंग। तो अगर वो सक्सेस हो जाते इस
काम में तो काला पानी का आज नामो निशान भी नहीं होता और हम ये वीडियो भी नहीं बना पाते। और आप एक तरह से अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर पर जाके देखते तो आपको काला पानी कहीं पर भी नजर नहीं आता, बस उसके कुछ अवशेष ही आपको नजर आते। तो थैंक्स टू उनको जिन्होंने इसको बचाया, उन क्रांतिकारियों के जो वंशज थे या जो क्रिमिनल थे, वो क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही रहेंगे, लेकिन जो क्रांतिकारी हैं वे आज हमारे लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। तो वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इसके लिए मैं पार्ट 2 जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि इसमें काफी फैक्ट और बताने रहते हैं। अगर कुछ कमी रहेगी तो उस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे चैनल से कोई भी शिकायत या कोई भी कमी है जिसको दूर करना है, उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा, वहां पर ऐसी और भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियो हैं। तो आपको मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। बाय बाय।